हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग अपनी न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि सोशल इश्यूज़ के ऊपर है। सोशल इश्यूज़ में इस बार 5 टॉपिक है टोटल और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखेंगे, 2020 का आया है। काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पे कुछ सच्चाई भी पता चलेगा हमारे इंडिया के बारे में, तो इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अगेन एक और टॉपिक है फूड सिक्योरिटी, तो इसके बारे में भी बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई है। कुछ न्यू पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर टाइम बचता है तो हम लोग फिर यहाँ पे एजुकेशन रिपोर्ट जो इंडिया का 2020 है इसे भी देख लेंगे। हालांकि अधिकतर आप लोग सोशल इश्यूज़ में रिपोर्ट ही देखते हो और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे जो सोसाइटी की चीज़ें होती हैं उसके हर एक डिफरेंट फील्ड की सच्चाई यहाँ पे बताया जाता है। तो इसको आप लोग डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस में, आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। GS1 में जहाँ पे आपका सोशल इश्यूज़ है और सिक्योरिटी है GS3 में, वहाँ पे आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस है एसए में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, अपने ऑप्शनल में जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। लास्ट लेसन में कुछ क्वेश्चन पूछी थी, उसकी आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। इसका एम क्या है ये बताना था। तो इसका एम है कि इंडियन ओशन रिम रीजन में सोशल डेवलपमेंट करना, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शंस को यहाँ पे बढ़ाना, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में आप देखोगे कि जो बब एल मलदेव वाला रीजन है जहाँ से रेड सी आपको देखने को मिलेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, वो दोनों एरिया में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे समुद्री चोर होते हैं, ठीक है। तो उससे यहाँ पे प्रोटेक्शंस करने के लिए इस तरीके का एसोसिएशन बनाया गया है। साथ ही ट्रेड फैसिलिटेशन यानी कि व्यापार अच्छे से हो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। इस एसोसिएशन में आपको टोटल 22 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे इंडियन ओशन की बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे 2+2 डायलॉग की बात करें तो सबसे पहली बात है कि इंडिया का जो 2+2 डायलॉग होता है, सबसे पहले हम लोग यूएस के साथ स्टार्ट किए, उसके बाद जापान के साथ कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ से आपको पता चल गया कि ये चारों क्वाड कंट्रीज़ हैं। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या इंडिया क्वाड कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे 2+2 डायलॉग करती है, तो इसका आंसर होगा येस। अब बात आती है कि 2+2 डायलॉग में कौन कौन से यहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट टू यानी कि यहाँ पे जो इंडिया के 2 मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं, और सेकंड 2 यानी कि जो काउंटर पार्ट कंट्रीज़ है उनके जो 2 मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं। तो पहले मिनिस्टर यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, साथ ही डिफेंस सेक्रेटरी या डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन है। कल हम लोग ने क्वेश्चंस काफ़ी टॉपिक कंप्लीट किया था, उसके साथ साथ हम लोग चाबार पोर्ट के बारे में भी पढ़े थे। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर कल हम लोग लेसन डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में मैं बताऊँगी आप लोगों को। क्वेश्चन है यहाँ पे कि रिसेंटली इंडिया और ईरान के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ इश्यूज़ में। तो इसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए। फर्स्ट है कि जॉइंट स्टेटमेंट है जिसमें इंडिया और ईरान के द्वारा चाबार पोर्ट को डिस्क्राइब किया गया जो कि डेवलप किया जाएगा और फंडिंग इंडिया के द्वारा दी जाएगी। इसको गोल्डन गेटवे कहा जा रहा है जिससे कि बहुत आसान होगा कि जो अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है वहाँ तक पहुँचा जाएगा और सेंट्रल एशिया तक। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो ट्रेड टाइस है वो यहाँ पे 2 कंट्री के बीच में, और इसको डोमिनेट किया जा रहा है जो ईरानियन क्रूड ऑयल है वो यहाँ पे इंडियन इंपोर्ट को लेकर, क्योंकि आपको पता है ईरान से इंडिया काफ़ी ह्यूज नंबर पे यहाँ पे तेल खरीदते हैं। तो उसके के लिए यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रेड टाइस हुआ है। थर्ड है कि इंडिया यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट बायर्स है इंडियन क्रूड का, वो भी चाइना के बाद। यानी कि जो ईरानियन क्रूड जो कच्चे तेल होते हैं वो हम लोग ईरान से सेकंड नंबर पे ज़्यादा खरीदते हैं, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। तो बताना कि तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसकी आंसर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूंगी, फिर कल हम लोग इसके आंसर देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग आज के आर्टिकल्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ह्यूमन की कितनी डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि ये जो रिपोर्ट है इसकी टाइटल है द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसिन। इसको रिलीज़ किया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में कुछ स्टैटिक चीज़ें समझिए कि रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो यही चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इसको जो रिलीज़ किया जाता है वो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, और फर्स्ट टाइम ये रिलीज़ किया गया था 1990 में, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे 5 कंपोजिट इंडाइसेस होते हैं, हर साल इसके साथ मिलाकर होता है। इट मीन्स कि ये एक बड़े पैमाने पे इंडेक्स है, इसके अंदर सब इंडेक्स भी आते हैं। एक आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है,
साथ ही साथ आप लोग देखो इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। तो ये जो ऑफिस है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये 5 इंडेक्सेस भी यहाँ पे आपका रिलीज़ किया जाता है। तो इन सब के बारे में भी आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग की मैगजीन्स आती है उसमें आप लोग देखे ही होंगे। अब देखते हैं एसडीआई के बारे में। ये यहाँ पे जो फर्स्ट एसडीआर है, इट मीन्स कि आप लोग देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये एक पार्ट है इस बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का। इसमें क्या मेजर्स किया जाता है कि जो बेसिक डायमेंशंस है ह्यूमन डेवलपमेंट का उसमें कितना अचीवमेंट हुआ है हर एक कंट्री में, उस चीज़ को देखा जाता है। अब बेसिक डायमेंशंस के लिए क्या क्या पैरामीटर रखा गया है, तो 3 पैरामीटर रखा गया है। इट मीन्स कि अगर आपसे कहा जाएगा कि किसी ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है तो आप किस किस बेसिस में उसको मेज़र करोगे। सबसे पहले देखोगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट मीन्स कि वो कितने लंबे आयु तक जी रहे हैं। हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशंस है वो कितना मैक्सिमम एज तक वो जी रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद एजुकेशन, कि हमारी कितने पॉपुलेशंस में से कितने पॉपुलेशंस को एजुकेशंस मिला है। साथ ही नेशनल ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि हमारे यहाँ का कितने पॉपुलेशंस है और उसमें से कितने लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे हम लोग देख पाएंगे कि ह्यूमन का डेवलपमेंट किसी कंट्रीज़ में कितना हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि इम्फेसिस किया जाता है कि लोग और उनकी कैपेबिलिटीज़, जो कि एक अल्टीमेट क्राइटेरिया होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को एक्सेस करने के लिए। साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे इसको यूज़ भी किया जाता है कि नेशनल पॉलिसीज़ चॉइस की क्या क्वेश्चन है, यानी कि इससे पता चलता है कि हमारे कंट्रीज़ में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए किस तरीके का पॉलिसी लाया जा रहा है और ह्यूमन बींग उसको किस तरीके से चूज़ कर रहे हैं और उसके आउटकम्स क्या निकल कर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलता है। अब 2020 की यहाँ पे क्या फाइंडिंग है इंडिया के रिस्पेक्ट में, ये हम लोग देख लेते हैं। इस बार बताया जा रहा है कि हमारी जो रैंकिंग है वो 2 रैंक हम लोग नीचे डाउन हो चुके हैं। टोटल कितनी कंट्रीज़ है, 189 कंट्रीज़। हमारी रैंक कितनी है, 131 कंट्री है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट रैंक कौन लाया है, तो ये है नॉर्वे। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड रैंक में देखने को मिलेगा आयरलैंड है। इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है ना, ये भी कम हो चुका है। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि 2018 में कितना था, तो $6,829 था। अब ये घट के 2019 में 6,681 हो गया है, वो भी परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस को लेकर। देखिए पीपीपी बेस क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। इट मीन्स कि आपके पास कितने पैसे हैं और उस हिसाब से आप कितना परचेज करते हो सामान को। मान लीजिए सपोज़ कि 2 लोग हैं, ए और बी पर्सन। ए पर्सन के पास 1000 रुपीज़ है और बी पर्सन के पास 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ वाला ऑब्वियस है कि ये ज़्यादा परचेज़ करेंगे। इट मीन्स कि इनकी खरीदने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और बी पर्सन जिनके पास 100 रुपीज़ है, इनके परचेज़ करने की कैपेसिटी कम होगी। मे बी ऐसा हो सकता है कि मार्केट दोनों एक साथ जाए एक ही मार्केट में, लेकिन हाँ कुछ ऐसे सामान हैं जो कि ए को पसंद आ जाएगा तो ए खरीद सकते हैं अगर 100,000 रुपीज़ में है तो, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटीज़ है। लेकिन बी वो सामान नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास परचेसिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो किसी कंट्री के लोगों के पास कितना वो सामान को खरीद पा रहे हैं, उनकी कितनी कैपेबिलिटीज़ है, ये पता चलता है पीपीपी बेसिस पे। ठीक है, इसको कहते हैं परचेसिंग पावर, यानी कि आपके पास एक इंडिविजुअल के पास खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए कितना पावर है। पावर किस चीज़ से अब आप देखोगे, जितना आपकी जेब में पैसे होंगे। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताया जा रहा है कि ये 69.7 ईयर्स तक है, यानी कि लगभग आप 70 साल रखो कि 70 साल तक हमारे यहाँ के लोग जी लेते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें जो कंबोडिया के बच्चे हैं, इंडिया और थाईलैंड के बच्चे, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाता है कि माल न्यूट्रिशन है, कुपोषित के शिकार है और कुपोषित के कारण स्टंटिंग और वेस्टिंग वाली जो सिचुएशन है वो निकल कर आती है। स्टंटिंग कहने का मतलब है कि शॉर्ट हाइट रह गया। इट मीन्स कि आपकी एज बढ़ती जा रही है लेकिन आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है। वेस्टिंग कहने का मतलब है कि वेट कम हो गया हाइट के हिसाब से। तो ये दोनों प्रॉब्लम हमारे माल न्यूट्रिशन के कारण ही निकल कर आता है। 2019 में इंडिया का रैंक 5th था, वो भी सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल करने के लिए। तो हम लोग जो है बहुत तेज़ी से, हमारा बहुत सारा टारगेट भी है, रिन्यूएबल एनर्जी गेन करने का भी टारगेट है। तो सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल करने के रैंक में हम लोग 5th नंबर पे है। तो ये यहाँ पे तो हम लोग अच्छा काम करते हैं। साथ ही कंबोडिया से लेकर इंडिया तक ये एविडेंस मिला है कि ये इंडिकेट किया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और जो लैंड की ओनरशिप है विमेंस सिक्योरिटी को लेकर, ये यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है।
इट मीन्स कि आपको पता है कि जब भी कोई ज़मीन खरीदा जाता है तो आप लोग देखते हो कि एक तो पुश्तैनी ज़मीन होता है, कहने का मतलब है कि आपके दादा नाना के आपके दादा या फादर के नाम पे ही वो ज़मीन होगा। बाद में जब वो नाम ट्रांसफ़र होता है तो बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र होता है। बेटियों के नाम पर आप देखोगे कि हमारे इंडिया में ना के बराबर ज़मीन खरीदी जाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बेटियों के पास भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे आज के डेट में आप देखोगे तो माता पिता जो है, पेरेंट्स है, वो बेटियों के नाम पर भी ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं और फिनेंशियल सिक्योरिटी इसी से आ रही है। महिलाओं को भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया जा रहा है। तो ये सारी जगहों पर आप लोग देखो कि एविडेंस है कि हाँ, कंबोडिया से इंडिया तक लेकर ये काम हो रहा है। ठीक है, अगर विमेन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप दोगे तो इससे क्या होगा ना कि विमेंस के अगेंस्ट में जो रिस्क है ना वो कम होगा। इट मीन्स कि जो आप लोग देखते हो कि वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है वो कम होगा। तो इसलिए विमेंस को सिक्योरिटी देना ज़रूरी है, हर एक तरीके की उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इंक्लूड होती है। साथ ही साथ आप देखो कि जो इंडेक्स है ना उसको इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि जो प्लेनेटरी प्रेशर है उसको असेस किया जाए। इट मीन्स कि हर एक नेशंस के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या तरीके की प्रेशर्स है उसको हम लोग यहाँ पे देख सके, इस तरीके से इस तरीके का जो इंडेक्स है उसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस बार कहा जा रहा है एंथ्रोपोसिन रिस्क और ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि एंथ्रोपोसिन है क्या। ठीक है, तो एंथ्रोपोसिन आप देखो कि अभी तक ये चीज़ कहा जाता है कि कोई न्यू जियोलॉजिकल इपॉक जो है वो आपका इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ना ये फॉर्मली इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे जियोलॉजिस्ट होते हैं, अर्थ के सिस्टम साइंटिस्ट है, जो कि ये प्रेजेंस और ये उनका ये मानना है कि 20th सेंचुरी, जो मिड ऑफ 20th सेंचुरी है, उनके बिगिनिंग से ही जो है बहुत सारे जियोलॉजिस्ट और अर्थ जो सिस्टम साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं। अब क्या प्रपोज कर रहे हैं, इनका कहने का मतलब है कि मिड 20th सेंचुरी से ही जो है ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गया है नेचुरल एक्टिविटी के कंपैरिजन में। ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण देखते हैं हम लोग आज के डेट में कि ग्लोबल वार्मिंग वाली सिचुएशन है, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉजेज़ बताई जाती है हमारे अर्थ के चेंजेस में। तो इसको कहा जा रहा है एंथ्रोपोसिन, यानी कि एंथ्रो मीन्स क्या होता है, ह्यूमन बींग, और पोसिन मीन्स इस तरीके का एरा। ठीक है, तो ये है एंथ्रो एरा, यानी कि यहाँ पे अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग अदर ह्यूमन बींग को डिस्टर्ब कर रहे हैं और जितने भी फ्लोरा फोना है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग अपने इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आप लोग लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हो। ह्यूमंस आर अबाउट टू लीव द 12,000 ईयर्स ओल्ड होलोसीन एज। तो ये एज का आपका एरा है, ये आप लोग भी पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कैसे एंथ्रोपोसिन जो है ये फिट होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। अगर हम लोग क्वाटरनरी पीरियड में देखें तो ये प्लेस्टोसीन यहाँ पे इपॉक है, लोअर में क्या है, जिलेसियन है, और यहाँ पे कैलेब्रियन है, मिडल में क्या है, आयनियन है, अपर में क्या है, टेरेशियन है, फिर होलोसीन यहाँ पे इपॉक है, और अब कहा जा रहा है कि एंथ्रोपोसिन इपॉक आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को थोड़ा बहुत याद रखिएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप लोग को एरा के बारे में पता होना चाहिए। तो अब तो आप समझ गए कि एंथ्रोपोसिन मतलब क्या होता है। अब आप समझ सकते हो कि एंथ्रोपोसिन रिस्क और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो रिपोर्ट में सबसे पहले यही बताई जा रही है कि जो पीपल्स और जो प्लैनेट है वो एक न्यू जियोलॉजिकल इपॉक में इंटर हो चुके हैं, जिसको कि एंथ्रोपोसिन कहा जा रहा है या फिर ह्यूमंस का एज कहा जा रहा है, जिसमें कि ह्यूमन की जो नेचर है वो डोमिनेट कर रही है हमारे प्लैनेट की फ्यूचर पर। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो कोर कंसेप्ट है इस एंथ्रोपोसिन के टर्म में, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना वो काफ़ी डोमिनेटिंग है आज की डेट में, और मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड के प्रेजेंस में ये देखने को मिल रहा है। साथ ही रिसेंट मैनिफेस्टेशन आप देख सकते हो, इट मीन्स कि इतना ज़्यादा हमारे नेचर के ऊपर प्रेशर पड़ चुका है ना, जिसके कारण आप देखो कि क्या हो गया है। एक तो कोविड-19 पैंडेमिक है, इट मीन्स कि पहली बार दुनिया में ऐसा कोई सिचुएशन बना है कि एक ऐसी बीमारी निकल कर आई जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबको अपने चपेट में ले ली। कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट बचा नहीं, कोई भी ऐसा एरिया बचा नहीं। तो ये एक कोविड-19 पैंडेमिक ही हमें इस तरीके का एक इंडिकेशन देती है कि हम लोग इतने क्रूर हो चुके हैं, अपने नेचर के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर चुके हैं कि अब हमें नेचर के द्वारा एक रिटेलिएट किया गया है और हमें घर पे ही लॉक कर दिया गया था। एक वर्ल्ड वाइड आपको पैंडेमिक का सिचुएशन देखने को मिला। इससे आप लोग देखो कि काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई।
साथ ही साथ आप देखो एक अनबैलेंस्ड इंटरैक्शंस देखने को मिलता है लोग और ये प्लैनेट में। सेकंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है जिसके कारण अगर आप नॉर्थ रीजन में रह रहे हो तो आपको पता होगा कि जिस समय विंटर सीज़न जाना चाहिए उस समय हमारे यहाँ विंटर सीज़न आया इस बार। और ये भी एक दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज का ही प्रभाव है। साथ ही आपने देखा होगा कि जो उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है उसके पीछे भी रीज़न बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का ही वो कहीं ना कहीं प्रभाव है। साथ ही भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि इतना ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते जा रहे हैं। आपको पता है कि किसी भी तरीके की नेचुरल डिजास्टर्स आती है तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो लोगों की लाइफ पे अफेक्ट पड़ता है। इट मीन्स कि लोगों के घर बह जाते हैं या फिर टूट जाते हैं या फिर लोगों का जो जितनी भी सेविंग्स होती है वो बर्बाद हो जाती है। लोगों को खाने का खाना नहीं मिल पाता है, रहने के लिए घर नहीं मिल पाता है, बेघर हो जाते हैं, बेसहाय हो जाते हैं। तो इसके कारण भूखमरी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ आप देखो कि नेचुरल हैज़ार्ड्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी इफ़ेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक रिलेशन बताया जा रहा है एंथ्रोपोसेनिक रिस्क और ह्यूमन डेवलपमेंट का। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि क्या क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है जिससे कि हम लोग जो प्लानट के ऊपर इतनी प्रेशर बढ़ चुकी है उसको हम लोग कम कर सकें। तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे बताया कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इट मीन्स की इक्विटी, इट मीन्स कि एक बैलेंस हमें लेकर चलना होगा सभी के लिए कि यहाँ पे हमें जो धरती माता से जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो सबके लिए यहाँ पे बेनिफिट हो, किसी को ज़्यादा किसी को कम ना मिले, सबको यहाँ पे इक्वल तरीके से मिले। सेकंड है कि हमें इनोवेशन करना होगा। आज के दिन में हमारी जो नीड्स है वो बढ़ती ही जा रही है। तो इसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक प्लानट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। आप लोग एक हल्का सा उदाहरण आप लोग खुद के लाइफ से ले सकते हो। हर के घर में आज के डेट में आपको टू व्हीलर फोर व्हीलर देखने को मिलेंगे और एक नहीं, एक से ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी कहीं से भी कुछ भी लाना होगा, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो समझ में आता है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हम लोग आज की डेट में आप देखते हो कि टू व्हीलर फोर व्हीलर को निकाल के जाते हैं और सामान लेकर आते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इससे आप लोग देखो कि एक तो पेट्रोल या डीजल की कारें होती है, पेट्रोल या डीजल की आपकी बाइक होती होगी, स्कूटी होती होगी, उससे हम लोग जो है बहुत ज़्यादा गंदा जो जिसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सारे गंदे गैसेस हम लोग निकाल रहे हैं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हम लोग पैदल जा सकते हैं, बाइसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं। तो इनोवेशन करने की ज़रूरत है जिससे कि ह्यूमन बींग्स को काफ़ी ज़्यादा टूल्स मिल सकते हैं और अर्थ सिस्टम इससे इन्फ्लुएंस हो और जो भी प्रेशर हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं वो प्रेशर यहाँ पे कम हो सके प्लानट में। साथ ही आप लोग देखो कि सोशल नॉर्म्स कहा जा रहा है। सोशल नॉर्म्स जिसमें कि एक इन्फॉर्म चॉइसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, प्रोडक्शन का, कंजप्शंस का। ये भी आप लोग देखो कि यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि आज के डेट में हमारे यहाँ कंजप्शंस बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ रहा है। और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा हो रहा है, हर एक जगह जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट। तो इसके कारण भी हमारे प्लानट में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रही है। तो इस प्रेशर को कम करने की ज़रूरत है। पावरफुल जो डिटर्मिनेंट्स है पीपल्स की चॉइस का, और इसके कारण आप देखो कि फास्टर तरीके से हमारे यहाँ सारी चीज़ें चेंज होते जा रही है। तो इसलिए हमें सोशल नॉर्म्स में भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ज़रूरत है। साथ ही हमें चेंज के लिए इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। जैसे आप लोग को पता है कि कुछ भी चीज़ बेटर करनी है तो उसके लिए हर एक लोगों को रिवॉर्ड देना चाहिए। जैसे आप लोग भी अगर मंथली टारगेट पूरा करते हो, वीकली टारगेट पूरा करते हो, तो खुद को भी रिवॉर्ड दो। कहीं घूमने जाइए, जो भी अच्छा लगता है वो कीजिए, मूवी देखिए या फिर कुछ भी अपने लिए गिफ्ट परचेज़ कीजिए। तो इस तरीके का रिवॉर्ड देते रहिएगा ना खुद को अच्छे काम करने के लिए, तो आपको और अच्छा करने का भी मन करेगा और साथ ही खुद पे कभी लो फील नहीं होगा कि आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, या फिर आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें अपनी इन्वायरमेंट में चेंज लाने के लिए भी इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। इंसेंटिवाइज जो है वो आप लोग देखो कि क्या कंज्यूमर चूज़ करते हैं कि उनको ख़रीदना है, क्या फर्म्स कंपनीज जो है वो यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं कि उनको प्रोड्यूस करना है, ट्रेड करना है, और क्या इन्वेस्टर्स यहाँ पे सोच रहे हैं कि उनको अपना मनी कहाँ लगाना है, और कैसे गवर्नमेंट इसको कॉपरेट कर रही है। तो इंसेंटिवाइज जो किया जा रहा है इससे क्या होगा कि जो करेंट पैटर्न है हमारा कंजप्शन, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट का, कहीं ना कहीं ये चेंज होगा और इससे जो हमारे प्लानिटरी प्रेशर है वो कहीं ना कहीं ईज़ हो पाएगी। साथ ही नेचर बेस्ड भी सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि हमें जो है ना यहाँ पे इससे हम लोग प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, सस्टेनेबली मैनेज भी कर सकते हैं और हम लोग अपने इकोसिस्टम को रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप देखो कि हमें बॉटम अप अप्रोच लेकर चलना है, नीचे से ऊपर तक हमें देखना है कि कहाँ कहाँ हम लोग ने यहाँ पे ख़राब रखा है, कहाँ कहाँ ह्यूमन बींग के द्वारा डोमिनेंस चढ़ाया जा रहा है, डोमिनेंस रखा जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है।
उसके बाद बताया जा रहा है कि न्यू टूल यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट को और एंथ्रोपोसिन को बहुत अच्छे तरीके से मेज़र किया जा सके। अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एडजस्ट करें जिसमें कि दो और यहाँ पे एलिमेंट इंक्लूड हो, जैसे कंट्री की कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कितनी है और मटेरियल फुटप्रिंट कितना है, तो इन दोनों को अगर देखा जाए, मेनली आप लोग देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस बहुत कम हो रही है जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। तो इसे भी हम लोग को यहाँ पे जो है एक तरीके का कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे इस प्लैनेट को ईज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि री इमेजिन करना है ह्यूमन डेवलपमेंट जर्नी को, कि हम लोग आज के डेट में कहाँ है और कहाँ जाना चाहते हैं। तो इससे हम लोग की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी बूस्टअप हो पाएगी इमिशन से और मटेरियल यूज़ से। साथ ही साथ आप देखो कि सारे कंट्रीज़ को यहाँ पे अपने वेल बींग को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, जिससे कि यहाँ पे ह्यूमन बींग की भी जो हेल्थ है वो बेटर हो पाएगी, हमारा जो प्लैनेट का हेल्थ है वो भी यहाँ पे बेटर हो पाएगा। साथ ही जो बायोस्फीयर के ऊपर जो प्रेशर है वो यहाँ पे डेफिनेटली कम हो पाएगा। तो ये सारी बातें हैं जिससे कि बताया जा रहा है कि हम लोग की क्या हरकत हो चुकी है और क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हम अपने जो बिगड़ते हुए इन्वायरमेंट है उसको और ज़्यादा सुरक्षित कर सकें। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या सजेस्ट किया जा रहा है। रिलेशन आप लोग समझ चुके होंगे। सजेस्ट किया जा रहा है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाने की ज़रूरत है जिसमें कि इक्वालिटी, इनोवेशंस, इस पे फोकस करना है। सोशल नॉर्म्स को चेंज करना है, इट मीन्स कि हमारी किस तरीके से कंजप्शन पैटर्न है उसको चेंज करना है, और चेंज जो करना है उसके लिए इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। साथ ही नेचर बेस्ड भी सॉल्यूशन लाना है, और साथ ही कुछ न्यू टूल्स भी डेवलप करना है जिससे कि बेटर तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट और एंथ्रोपोसिन को हम लोग मेज़र कर सकें। और साथ ही किस तरीके से हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की जर्नी को यहाँ पे डेवलप करना है तो उसको भी री इमेजिन कर सकें। तो कहाँ है हम लोग और कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे समराइज़ कर सकें। ओके, तो ओवरऑल ये जितनी भी आर्टिकल थी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग समझ सकते हो क्लाइमेट चेंज में भी अगर आप लोग कोई भी बातें लिख रहे हो GS3 पेपर में, जहाँ बायोडाइवर्सिटी है, इन्वामेंटल है, तो वहाँ पे भी आप लोग इस तरीके के इंडेक्स को ज़रूर कोट कर सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं फूड सिक्योरिटी। तो क्या है फूड सिक्योरिटी, क्योंकि अभी आप लोग देखो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 निकल कर आया है जिसमें हमारे इंडिया का रैंक 94 है, और वो भी कितने कंट्रीज़ में, तो मात्र 107 कंट्रीज़ में 94 रैंक है। इट मीन्स आप लोग समझ सकते हो कि भूखमरी के केस में हम लोग की जो रैंक है वो नीचे से टॉप हो रही है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ भूखमरी हद से ज़्यादा है। तो इसलिए फूड सिक्योरिटी पे फोकस करने की जो इशू है उस पर फोकस करने की बात की जा रही है। अब फूड सिक्योरिटी है क्या? फूड सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि आप अगर एक दिन में 3 बार खाना खा रहे हो या 4 बार आप लोग खाना खा रहे हो, इंक्लूडिंग योर ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, सब कुछ, तो इट मीन्स कि आप फूड सिक्योर है। आप सिक्योर है कि आपको खाना मिल रहा है और आपको पता है कि अगले 1 महीने 1 साल तक भी आपको ऐसा खाना मिलेगा, तो ये आपको पता है। दूसरा फूड सिक्योरिटी होता है कि हमारे मार्केट में कितने फूड अवेलेबल है। जैसे कब समटाइम्स आप देखते हो कि प्याज गायब हो जाता है, टमाटर महंगे हो जाते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो नहीं परचेज़ करते। तो मार्केट में भी चीज़ें कितनी अवेलेबल है। तो फूड सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि जब सारे लोग हर एक टाइम उनका फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस हो सके फूड को लेकर, वो भी न्यूट्रिशियस और सेफ और सफिशिएंट फूड अगर आपको मिलते रहे हर टाइम हर जगह, तो इट मीन्स कि हमारी कंट्री फूड सिक्योर है, ठीक है। फूड इनसिक्योर कहने का क्या मतलब होता है, इससे आप लोग देखो कि वर्क परफॉर्मेंस कम होती है। जिस दिन आप खाना नहीं खाते हो, क्या आप उस दिन अच्छे से काम कर पाते हो? खाना खाते हो तो मन एकदम लगा के काम करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है खाना खाने से, जिससे कि हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं और मैक्सिमम आउटपुट हम लोग अपने शरीर से ले पाते हैं। लेकिन आप खाना ही नहीं खाओ तो आपको लगता है कि आप बेटर तरीके से काम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। साथ ही कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और साथ ही आप देखो कि इंडिया में जो एस्टिमेटेड अमाउंट है, जितनी ज़रूरत है इंटायर पॉपुलेशंस को फीड करने के लिए, उससे ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। हमारे यहाँ अनाज की, जिसमें आप लोग देखो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों की कमी नहीं है हमारे यहाँ प्रोडक्शन में। हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लोग भूख से मरते हैं। तो काफ़ी अजीब सी चीज़ है, ये आपको पता चलेगा। अगर कंट्री की रैंक देखें तो हमारी रैंक मिलेट्स को प्रोड्यूस करने में फर्स्ट में है, सेकंड में है राइस और वीट प्रोडक्शंस में। और साथ ही साथ आप देखो इंडिया जो है वो डिपेंडेंस हो चुके हैं, वो भी आप लोग फूड एड मदद करने में। इट मीन्स कि आप लोग पता है कि हम लोग जो है काफ़ी कंट्रीज़ को इस कोविड-19 के टाइम में भी जो है काफ़ी फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी किए हैं। तो ये भी बात है
साथ ही आप देखो कि यूनाइटेड नेशन की जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है, उसके द्वारा ये बताया गया कि 194 जो मिलियन पीपल्स है, वो हर एक दिन भूखे रहते हैं इंडिया में। 194 मिलियन पीपल, आप लोग समझ सकते हो, जो कि वर्ल्ड के अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन का 23% है। तो सबसे ज़्यादा भूखमरी आप लोग को इंडिया में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है इंडिया में। अगर हम लोग अपने ग्रामीण और ट्राइबल एरिया में देखें, आदिवासी एरिया में देखें, तो कहा जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए उसकी कमी है। साथ ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ का आप लोग को पता है कि वो बिल्कुल आइसोलेट रहते हैं। हमारे यहाँ जो रिमोट डिफ़िकल्ट टेरेन है, बहुत ही मुश्किल वाला जो जोग्राफिकल लोकेशन होते हैं, वहाँ पे आप लोग को आदिवासी देखने को मिलेंगे कि वो जंगल के बीच में वो रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे उनको क्या मिल पाएगा, वहाँ पे उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। वो जो लोकल मार्केट है उससे भी वो कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। तो इस तरीके से उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। साथ ही अगर अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो लार्ज प्रोपोर्शंस जो है हमारे यहाँ जो शहरी क्षेत्र है, जहाँ पे शहरी आप लोग जनसंख्या देखोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग, यानी कि हमारे यहाँ 92% लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स हम लोग जिसको कहते हैं, इट मीन्स कि ऐसा एक जगह काम करते जहाँ पे वो खुद की बिजनेस करते, चाहे छोटी हो बड़ी हो। इट मीन्स कि वो डेली जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। साथ ही साथ उनका कोई फिक्स्ड हॉलीडे नहीं होता है, उनको कोई सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं मिलती, उनको पेंशन नहीं मिलता, उनकी कोई भी तरीके की अगर मीन्स आप समझ सकते हो कि उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, उनका टाइम काम करने का भी जो टाइम है वो फिक्स नहीं रहता है। तो हमारे यहाँ जो अर्बन पॉपुलेशन भी है वो भी इनफॉर्मल सेक्टर्स में ज़्यादा इंगेज्ड है। साथ ही मदर और चिल्ड्रन की बात करें तो बच्चे जो है उनको फूड इनसिक्योर है, उनको खाना ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ ओवर पॉपुलेशन है, पोवर्टी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों को शिक्षा कम मिलता है, शिक्षित नहीं है लोग, और जेंडर इनइक्वालिटी है। अगर खाना मिलता भी है तो जिसके बेटे बेटियां हैं वो पहले अपने बेटों को खिलाते हैं, बेटियों को बाद में खिलाते हैं। इसलिए हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा कि महिलाएं जो है वो कुपोषित होती है ज़्यादा एज़ कम्पेरिजन टू मेल। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही मदर्स में जो है ना उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि क्या खिलाना चाहिए, बस वो पेट भर के बच्चों को खिलाती है। अगर जो मदर पढ़ी लिखी है और जो नहीं पढ़ी लिखी है उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जो नहीं पढ़ी लिखी है उनको कुछ भी नहीं पता होता है। बहुत सारी नानी दादी हमारी ऐसी भी होती है जो नहीं पढ़ी लिखी होती है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा जानती है कि किस चीज़ को खाने से हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा। नो डाउट। बट एक कहीं ना कहीं आपको स्लाइट डिफरेंस तो देखने को मिलता ही है। जब हम पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ठीक है, हमें ड्राई फ्रूट्स खाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, हमारे जो नीज में जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं उसको मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अभी से वॉलनट वगैरह खाओ, अंजीर खाओ, काजू किशमिश ये सारी चीज़ें खाते हो, तो मेक श्योर कि आगे चलकर आपको गठिया का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप अच्छे तरीके से खाना खाते हो, पालक खाते हो, गाजर खाते हो, ये सारी चीज़ें खाते हो, तो आपको आँख में रोशनी कम नहीं होगी, आपको चश्मे नहीं चढ़ेंगे। तो ये सारे खाने के कारण भी जो है इसका देखा गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो हम लोग को नहीं पढ़ अगर हम लोग नहीं इतना पढ़ते तो हमें पता नहीं होता है, जो हमें हमारे बड़े और हमारे पड़ोसी बताते हैं वो हम लोग सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। तो शिक्षा की भी कमी देखने को मिलती है। साथ ही वेज डिफरेंस भी आपको देखने को मिलता है। सेम काम महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है और पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुरुषों को ज़्यादा वेतन मिलता है एज़ कम्पेरिजन टू महिलाएं। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो ये आप लोग बच्चे और महिलाओं के मदर्स में ये डिफरेंस देख सकते हो। साथ ही फॉल्टी फूड डिस्ट्रीब्यूशन है। आप लोग देखो कि हमारे यहाँ जो बीपीएल लोग के जो बीपीएल को यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को जो फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो पीडीएस के थ्रू किया जाता है। अब तो इसको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो जो भी यहाँ पे सस्ते दाम में फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराया जाता है, 1 केजी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि राइस दिया जाता है, पैडी राइस दिया जाता है, और साथ ही साथ पल्सेस दिया जाता है, ये भी ऐड किया गया है। तो 5 केजी 10 केजी जो है यहाँ पे आपका एक बोरा बन के तैयार हो जाता है। तो इसको भी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। पीडीएस सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा लूप होल है। आपको देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े घर के भी लोग जो है राशन कार्ड बना के बैठे हैं कि उनको सस्ते दाम में भोजन मिल जाए। तो ये सारा काम भी हो रहा है कि वहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फूड सिस्टम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अच्छा नहीं है। अब सबसे बड़ी और मैं क्या बोलूँ, एकदम दर्द देने वाली बात है कि स्टोरेज सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ हम लोग कृषि प्रधान देश कहते हैं, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा किसान हैं। देख लीजिए आप, पंजाब हरियाणा के ही किसान का तांडव आप देख सकते हो दिल्ली वाले रीजन में।
इतने सारे किसान हैं वहाँ पे, तो पूरे इंडिया को अगर हम लोग मिला लें तो कितने किसान होंगे, है कि नहीं। तो स्टोरेज फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं है, जबकि हम लोग इतना ज़्यादा अनाज उगाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी लूपहोल आप कह सकते हो। साथ ही अनमॉनिटर्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है हमारे यहाँ, प्रोग्राम की कमी नहीं है, नो डाउट। आप लोग देखते हो कि बच्चों को यहाँ पे स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है, एक समय का भोजन दिया जाता है, लेकिन आप लोग को उसमें भी बहुत सारी जगहों पे केसेस देखने को मिलते हैं कि उसमें छिपकलियाँ गिर जाती है, जिससे कि काफ़ी बच्चे खाने से बेहोश हो गए, काफ़ी बच्चे खाने से उनको फूड पॉइज़न हो गया। ये इस तरीके की भी न्यूज़ निकल कर आती है कि नहीं। साथ ही साथ आप देखो न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम लाया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लाया गया है, पोषण माह जो है सप्ताह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फिर भी क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है, ये एक बड़ी क्वेश्चन मार्क है। साथ ही आप देखो इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन की कमी है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ जितनी भी मिनिस्टर है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये सारे मिनिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को देखते हैं, लेकिन है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इट मीन्स कि एक ही फैमिली के ये डिफरेंट 3-4 जो है ना, आप देखो कि जनरेशन है, लेकिन ये लोग एक साथ मिलकर काम नहीं करते। न्यूक्लियर फैमिली में जीते हैं, जॉइंट फैमिली में ये लोग नहीं जीते हैं, ठीक है। ये लोग एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बिना काम कर सकते हैं, या फिर ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के बिना काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये सारी मिनिस्ट्री लिंक है, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियर जैसा काम करते हैं। जैसे न्यूक्लियर फैमिली है ना, हम दो हमारे दो, वैसे ही इनके द्वारा भी काम किया जाता है। तो ये एक अच्छा आप लोग नहीं देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिससे कि ये डेटा शेयर नहीं करते, जिससे कि ये अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं शेयर कर पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी नहीं मिल पाता है। कुछ और भी इशू है, जैसे हमारे यहाँ जीडीपी पर कैपिटा कम है, वाटर स्कार्सिटी है। अब तो बहुत सारे जगहों पे ऐसा हो चुका है कि पानी की कमी हो रही है। स्मॉल लैंड होल्डिंग है हमारे यहाँ, 80% तक जो फार्मर्स होते हैं ना, यानी कि टोटल जो फार्मर्स है उसके 80% फार्मर्स स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, यानी कि ऐसे फार्मर्स है जिनका ना ही खुद का ज़मीन है, अगर खुद का भी ज़मीन है तो 1 हेक्टेयर से कम का ज़मीन है। तो छोटे छोटे टुकड़े ऑफ लैंड्स में वो लोग काम करते हैं। काम क्या, वो लोग खेती करते हैं। इरिगेशन सिंचाई सही तरीके से नहीं व्यवस्था है, लो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले क्षेत्र में खर्चे बहुत कम होते हैं, और प्रोटीन क्वालिटी की एक अलग इशू है। तो ये सारे कुछ ऐसे यहाँ पे बेसिक बातें बताई जा रही है ना, कि जो हमारे कंट्री में कमी है, जिसके कारण आज के डेट में आप लोग देखो कि हमारे कंट्री में हम लोग इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ भूखमरी इतना ज़्यादा है। अब बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ को इंडिया में रिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात यही है कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, फूड स्टोरेज है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख रहे हो, ठीक है, इट मीन्स कि आप अगर डेली आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, तो हफ्ते में एक बार उसको रिवाइज ज़रूर कर लो। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि उसको बस लिखते जाना है, और 3-4 महीने के बाद आप लोग रिवाइज करोगे ना, तो फिर हो गया आपका, वो खाली स्टोर होते रहेगा, आप उसको सही तरीके से नहीं, उसका प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ते जा रहा, प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप उसको बेटर तरीके से दिमाग में स्टोर नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपका जो कॉपी में लिखा हुआ आंसर है ना, वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ आप समझिए कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उस तरीके के ग्रेन्स को रखने का जगह नहीं है हमारे कंट्री में, तो सड़ते हैं, गलते हैं, बर्बाद होते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। साथ ही साथ आप देखो कल्टीवेशन के लिए अच्छी टेक्निक नहीं है हमारे यहाँ, फार्म मैकेनाइजेशन करने की ज़रूरत है। मशीनें प्रोवाइड कीजिए, साथ ही टेक्निक प्रोवाइड कीजिए कि बेटर तरीके के क्वालिटी सीड्स, यानी कि अच्छे बीज इस्तेमाल करें, फर्टिलाइज़र अच्छी इस्तेमाल करें, और जो यहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है ना, वो सस्ते दर पे दिया जाए, ये काम करना है। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है कल्टीवेबल लैंड को, वो भी रैशनल तरीके से। इट मीन्स कि फार्मर्स को जो ज़मीन दी जाती है ना, वो एक तरीके से आप देखो कि इक्वल साइज हो। साथ ही यहाँ पे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना है फूड स्टोरेज, जो कि आप देख सकते हो कि दूसरे कंट्रीज़ अपने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से फूड को स्टोर करके रखती है। चाइना का ही आप लोग देख लो, एक्सेलेंट सिस्टम है ग्रेन स्टोरेज का, तो उस तरीके से हम लोग दूसरे कंट्री से भी सीख सकते हैं। साथ ही हम लोग को ये तो इंश्योर करना चाहिए ना कि हमारे यहाँ बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में गरीबी रेखा इतना ज़्यादा है, और वहाँ के लोग इतना ज़्यादा है, तो एक तो इंश्योर कर सकते हैं कि उन सारे गरीब लोगों को भोजन मिल सके। जब ये प्रावधान रखा गया है कि हमारे यहाँ जो अनाज उगते हैं उनको सस्ते दर पर उन सारे लोगों तक पहुँचाना है, तो ये जिम्मेदारी को पूरा अच्छे तरीके से करना चाहिए। साथ ही जो परचेजिंग पावर है एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स के थ्रू, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। जब लोगों के पास पैसे होंगे ना, तभी लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को खरीद पाएंगे। हम स्टूडेंट्स आप लोग देखो, मैं समझती हूँ, मैं भी बाहर रह के पढ़ाई की हूँ अपने कॉलेज के दौरान में। हाथ में जब पैसे नहीं होते थे ना, तो चाह के भी न्यूट्रिशंस फूड आप लोग नहीं खा सकते हो, चाह के भी जो है ना कीवी नहीं खरीद सकते हो,
जाके आप लोग जो है ना कहीं न कहीं कटौती हो जाती है। वो बात अलग है कि मैं कहीं हम लोग जो है आप लोग पता ही कॉलेज लाइफ़ कैसी होती है, मस्ती-मौज में जो है पैसे लुटा देते हैं, बाद में पता चलता है कि अपने हेल्थ पे तो ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है? तो ये तो हर कोई करता है, तो मैं भी उस दौर से गुज़री हूँ। बट वही चीज़ें हैं कि जब पैसे की कमी होती है, एंड ऑफ द मंथ में जब पैसे की कमी हो जाती थी हाथ में, एक तो लिमिटेड ही घर से पैसा आता था, तो उस समय समझ में आता था कि हम लोग चाह के भी वो चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो आज की डेट में क्या है ना कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, रोज़गार दीजिए। जब लोग कमाएँगे ना, तो ज़रूर वो 2 पैसा कमाएँगे ना, तो उससे बेटर तरीके से खाएँगे, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी होती है, लोगों की सारी चीज़ें बेटर तरीके से होने लगती है। तो जैसे कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम है, सबसे बड़ी स्कीम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें अगर कोई भी लोग एनरोल कराते हैं, जो अनस्किल्ड पर्सन होते हैं, उनको 100 डेज़ का गारंटीड जॉब दिया जाता है। तो वैसे लोगों को यहाँ पे अगर उनके हाथ में एक दिन का 202 रुपया आता है, 202 रुपया मिलता है, तो वो ज़रूर है कि 100 रुपये सेव करेंगे, 100 रुपये का खाएँगे, अच्छा खाएँगे। तो यही बातें हैं। साथ ही आप देखो कि पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, तो यहाँ पे गरीबी रेखा को हटाना है, गरीबी से ऊपर लेकर आना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो इस तरीके की स्कीम से भी बेटर तरीके का लाइवलीहुड हो सकता है। साथ ही क्रॉप डाइवर्सिफाई करना है। आपको पता है कि हमारे यहाँ किसान जो है सिर्फ अधिकतर आधा से ज़्यादा तो जो वो राइस और व्हीट ही उगाते हैं, कुछ और उगाते ही नहीं है, तब कि उसमें इतना ज़्यादा पानी खर्च होता है और उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता है। लेबर इंटेंस वो एक तो प्रोडक्शन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़ता है, पानी इतना ज़्यादा जाता है और इतना टाइम लगता है, लेकिन उससे उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता है। तो हमें अपने फार्मर्स को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताना चाहिए कि वो ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके का क्रॉप उगाए, अल्टरनेट तरीके से उगाए, और जिससे कि हमारे यहाँ एक अच्छा क्वालिटी फूड जो है वो हम लोग डायरेक्ट इंश्योर कर सकें। साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ के थ्रू लोगों तक, कम्युनिटी तक हम लोग को अवेयरनेस फैलाना होगा। जो नीचे तबके के लोग हैं, जैसे जिनको शिक्षा ज़्यादा नहीं मिला है, वो उनको बताना ज़रूरी है कि उनको पेट भर के नहीं खाना है, उनको अपने शरीर में जो न्यूट्रिशंस की कमी है उसको पूरा करना है, ठीक है? तो जो पेट भर के हम लोग खाते हैं उसको भी हम लोग हिडन हंगर भी कहते हैं, कि कुछ लोग जो है ना बस अपने पेट भरने के लिए खा लेते हैं, लेकिन पेट भरना ही नहीं, आपके शरीर को क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें आपको समझनी होगी। आप लोग हर एग्ज़ाम की डिमांड और रिक्वायरमेंट समझ जाते हो, लेकिन अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाते हो। आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। तो शरीर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि यही शरीर है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। जब कुछ भी चोट लगती है, हल्की सी बुखार जुकाम होती है, तो कितना कष्ट होता है। तो इसलिए अपने शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, और ये तभी हो सकता है जब हम लोग बीपीएल वाले जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम लोग अवेयर कर सकते हैं, बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही जो ट्राइबल एरियाज़ के लोग हैं जो कि इतना ज़्यादा कट छट के रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, उनको हम लोग अलग से शिक्षा दें, अवेयरनेस प्रोवाइड करें। साथ ही ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उनकी अपनी अलग दुनिया होती है, उनको हम लोग मेन स्ट्रीम में लाएँ, उनको भी शिक्षा दें, उनको भी हेल्थ की फैसिलिटीज़ दें, उनको भी इस तरीके से अवेयरनेस फैलाएँ कि आप लोग भी अच्छा खाइए, अच्छा जीना है। इक्वालिटी, अब तो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू इक्वालिटी है, तो वो सारी चीज़ों को हर एक लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। साथ ही मॉनिटर करना है, जितनी भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम अगर हमारे यहाँ पे लाया गया है, कहा गया है कि हमारे यहाँ जो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, ये सारी चीज़ों को दूर करना है, एनीमिया जैसे प्रॉब्लम जो लड़कियों में होती है, खून की कमी, उसको दूर करना है। साथ ही हमारे यहाँ जितनी भी मिड डे मील जो स्कीम्स है उसको बेटर तरीके से क्वालिटी न्यूट्रिशन वाली मिड डे मील होनी चाहिए। बच्चों को अगर एक समय का खाना दिया जा रहा है, तो मेक श्योर कि उसमें पल्सेस हो, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हो, उसमें कुछ सैलड्स हो, जिससे बच्चों को हर एक चीज़ मिल जाए एक ही वक्त का खाना। शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खाने के लालच में स्कूल आते हैं और रात में बिना खाए वो सो भी जाते हैं, दोबारा वो वेट करते हैं कि नेक्स्ट डे वो स्कूल आएंगे तो खाएंगे। तो वैसे बच्चों को कम से कम एक समय का जो खाना मिलता है ना, वो पूरी तरीके से न्यूट्रिशनल होनी चाहिए, ठीक है? कल को आप लोग कलेक्टर बनोगे, आप लोग डीएम बनोगे, तो अपने डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर ये काम कीजिएगा कि जो बच्चे सब होते हैं उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा, जो लड़कियाँ होती हैं उनको ज़रूर ख्याल रखिएगा, जो स्टंटिंग वेस्टिंग बच्चे होते हैं उनको ज़रूर काम कीजिए, ध्यान रखिएगा। और जो पीडीएस का जिम्मा होता है वो तो एसडीएम डीएम के ही अंदर में होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रोडक्शन की कमी नहीं है, लेकिन इतना करप्शन है ना, सही बात तो ये है कि करप्शन है, हालांकि ये लोग इतना ओपनली नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लोग भी समझ रहे हो कि हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी जाके सिस्टम में सिस्टम जैसा मत बन जाइएगा, फिर तो हमारे देश का कभी भला नहीं होगा। थोड़ा सा हट के काम करने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए और दूसरे लोगों की लाइफ को ना सुगम बनाने का कोशिश कीजिए। आज की डेट में आप लोग मेहनत कर रहे हो, लेकिन कल को अगर आप लोग को वो चीज़ें मिल जाए, आज की डेट में आप पढ़ते हो कि यहाँ लूप होल है, वहाँ लूप होल है, लेकिन कल को आपको सिस्टम में आकर ये सारे लूप होल्स को कवर अप करना है, तो बेटर तरीके से काम कीजिएगा। बस मेरी तरफ से यही आपसे
एक रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरीके से काम कीजिएगा और लोगों तक जो हमारी ये स्थिति है ना, आज की डेट में इतनी गरीबी है। कोरोना से तो बाद में लोग मरते, लेकिन हर एक दिन जो भूखमरी से हमारे यहाँ लोग मरते हैं उसको कोई कवर नहीं करता, उसको कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाता। लेकिन ये सच्चाई है। आप लोग इस रिपोर्ट्स को इतना डिटेल में पढ़ते हो जिससे आप लोग को हमारे देश की सच्चाई पता चलता है कि नहीं। तो ये रही पूरी बातें। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है सरकार के द्वारा। हमारे यहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इंटीग्रेटेड स्कीम्स है ऑयल सीड, पल्सेस, पाम ऑयल, मेज़ के ऊपर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और ई मार्केट प्लेस है। साथ ही मैसिव इरिगेशन एंड सॉइल एंड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम है, जिससे कि कंट्री का जो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है उसको बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। साथ ही आप देखो कि एक कॉम्बैट अंडर और जो माल न्यूट्रिशंस है उसको यहाँ पे दूर करने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ मिड डे मील, जो बच्चों को स्कूल में दिया जाता है आंगनवाड़ी सिस्टम्स के द्वारा। और साथ ही साथ आप देखो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया है 2013 के बाद से, जिसका एम हमारे कंट्री में यही है कि फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लेकर आना है मोस्ट वल्नरेबल पीपल्स को, जिनको खाना नहीं मिलता है और खाना मिलता भी है तो उस तरीके का साफ़ सुथरा न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता है, तो उन लोगों को इस तरीके की व्यवस्था प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये सारा याद रखना है कि गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक सही इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। और जो मीन्स क्या बोलूँ बस इतना ही समझिए, ज़्यादा इमोशन में नहीं बहना है। आप लोग को काम करना है, आप लोग को समझना है, तो बेटर तरीके से इस चीज़ को फील कीजिए, समझिए, तभी आप लोग जो है ना बेटर तरीके का काम कर सकते हैं और कल को एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। सोशल इश्यूज़ ऐसे ही होते हैं, टॉपिक्स जो कि आपके बिल्कुल करीब होते हैं, एक कनेक्ट कर सकते हो, आप चीज़ों को देख सकते हो, समझने की ज़रूरत होती है, कोई भी चीज़ आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार आप रिवाइज़ कर लोगे तो आपको चीज़ें ध्यान में रहेगी हमेशा। तो आज के लिए इतनी ही रखते गाइस, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री में शिक्षा का क्या लेवल है, बहुत ही बुरी लेवल है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कल ये लेसन आएगी। साथ ही आपको सैटरडे को संडे को आपको फरवरी मंथ की योजना मैगज़ीन मिल जाएगी। बहुत जल्द आप लोग को विज़न है इसकी जो इकोनॉमिक सर्वे की समरी है उसकी भी लेसन मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का। कितनी चीज़ों को आप लोग को पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत जल्द आपकी इकोनॉमी की लेसन स्टार्ट होगी, जो श्री राम की जो बुक है, श्री राम बुक है इकोनॉमी की 2020 की एडिशन, उसकी मैं लेसन स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग की रिक्वेस्ट है, इकोनॉमी में बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाने का शॉर्ट में कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतनी ही रखती हूँ। साथ ही साथ अगर आपको लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। बहुत सारे आगे आने वाले दिनों में हमारे इनिशिएटिव है, जैसे कि विज़न आइज टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होगा। तो हालांकि वो पेड होगा क्योंकि ओपन नहीं कर सकती, फिर विज़न आइज की कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, तो पेड होगा, बट बहुत ही मिनिमम होता है। जैसे आप लोग को भी पता है जितने बच्चे आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, कुछ ऐसा खास नहीं होता है, बहुत ही मिनिमम रखूँगी, उसी में आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही साथ बहुत सारे इनिशिएटिव आते रहेंगे, यहाँ पे भी बहुत सारी मैं न्यू जो है प्रोग्राम लाते रहूँगी। तो आप लोग के लिए भले के लिए अच्छे से इस बार प्रीलिम्स दीजिए। काफ़ी बच्चों को इस बार भी प्रीलिम्स देना है, टारगेट है, और उनको यहाँ पे क्लियर भी करना है। तो इसी के साथ आपको बने रहना है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे वीडियो अपलोड होती है तो आप लोग तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचनी चाहिए। और सारी यहाँ पे पीडीएफ्स आप लोग टेलीग्राम में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से ही मेरी चैनल का नाम है, वहाँ पे सर्च करके आप लोग वहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।